Hello everybody. In this video we will be starting the second part of your unit 31. As you know that in the first part we have covered the categorization of NBFCs based on their regulatory framework. In this particular video we will be studying about the prudential norms. So let's get started. First of all, we have launched CAP 2024 master course for all the four compulsory subjects of ABFM, BFM, ABM and BRBL. You will be getting 20 plus live classes as the exam will approach, that is from November. 400 plus recordings are there as concept classes, and in order to evaluate yourself you can utilize the 150 plus chapter wise tests and 20 full length mocks which are provided in the course. Also, we are running various discounts on our website for the courses, so you can check it out and enroll if you find them useful. तो today's topic is prudential guidelines. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि prudential guidelines होती क्या है ओवरऑल, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो एग्ज़ाम रेलिवेंट prudential guideline है एनबीएफसी के केस में वो क्या है. सो प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है फाइनेंस की टर्म में, कि एक कोई फ्रेमवर्क आप सेट करते हैं. फाइन, वन फ्रेमवर्क इज़ देयर जिसके अंडर यू एंश्योर और रादर यू ट्राई टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ फंड्स. फाइन, जो सेफ्टी ऑफ फंड्स को इंश्योर करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है उसको हम प्रूडेंशियल नॉर्म, प्रूडेंशियल गाइडलाइन या फिर प्रूडेंशियल लिमिट बोलते हैं. ठीक है, तो इतना सा आपको पता होना चाहिए, और अगर इतना पता है देन वी आर गुड टू गो. अब देख लेते हैं एनबीएफसीज के अंडर कौन से क्लासिफिकेशन है जहाँ पे हम ये प्रूडेंशियल गाइडलाइंस जो हैं डिफाइन करते हैं या कर सकते हैं. सो इट इज़ एप्लीकेबल टू योर एनबीएफसीज मिडल लेयर एंड अपर लेयर. मिडल लेयर कौन सी है आपका, याद होगा आपको, 1000 करोड़ एसेट साइज से जितने भी ऊपर हैं. फाइन, एंड अपर लेयर द टॉप 10. ओके, तो इन दोनों कैटेगरीज में आपकी प्रूडेंशियल गाइडलाइंस, प्रूडेंशियल नॉर्म्स या प्रूडेंशियल लिमिट्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं. फाइन, अब देखो जैसे हम बैंक्स में देखते हैं कि हमारे पास प्रूडेंशियल लिमिट्स या प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो हैं उसकी डेफिनेशन काफ़ी चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो, आपके जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो, और कुछ आपका एसेट साइज जो है उसमें से सर्टेन परसेंटेज यू कीप एज सम अदर रिजर्व. फाइन, सिमिलरली एनबीएफसीज में भी आप अपना कुछ परसेंटेज ऑफ फंड जो है लेंडिंग के लिए रखते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं. फाइन, तो अभी एट प्रेजेंट जो मैक्सिमम एनबीएफसीज हैं उनके अंदर ये होता है. फाइन, बट द यू कैन से इन फ्यूचर और प्रेजेंट में भी आप बोल सकते हैं कुछ एनबीएफसीज हैं जिन्होंने अपना एग्जिस्टिंग लिमिट जो है उसको रिवाइज करके एक लिमिट डिफाइन की है जिसके अंदर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट की अलग अलग कैटेगराइजेशन ना करके उन्होंने टोटल एक्सपोजर ही यहाँ पे डिफाइन किया है. फाइन, और पहले जैसे था इट वाज बेस्ड ऑन द लिमिट्स आर वर बेस्ड ऑन द बेंचमार्क, यू कैन से इट वाज बेस्ड ऑन योर नेट ओन फंड. अब क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन योर टीयर 1 कैपिटल. फाइन, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है. पहले किस पे था, एनओएफ पे, अब टीयर 1 कैपिटल पे. पहले जो होते थे हमारे पास वो लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट दो बेंचमार्क अलग अलग होते थे, बट नाउ अ सिंगल बेंचमार्क ऑफ एक्सपोजर इज देयर. So, concentration of credit or investment, the extant credit concentration limit prescribed for NBFCs separately for lending and investment shall be merged into a single exposure limit of 25% for your single borrower or party and 40% for single group of borrowers or parties. Fine. Concentration limits shall be determined with reference to the NBFC's tier 1 capital instead of their net owned fund. So revised norms are indicated as below. तो देखो यहाँ पे आपके पास दो मेजर कैटेगरीज हैं कि आप जो बोरोअर हैं वो सिंगल है या फिर पार्टी जो है वो सिंगल है. अदरवाइज ग्रुप में भी आप देखते हैं कि बोरोअर्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ बोरोअर्स है या ग्रुप ऑफ पार्टीज हैं. पहले लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट की क्या होती थी लिमिट्स, 15-15 ईच होती थी. 15% ऑफ योर नेट ओन फंड, 15% ऑफ योर नेट ओन फंड. तो टोटल जो हम देखते थे इट वॉज द अपर लिमिट वॉज 25%. फाइन, एंड सिमिलरली फॉर योर ग्रुप ऑफ borrowers और पार्टीज 25-25 ईच होता था ऑफ नेट ऑन फंड एंड टोटल वाज 40%. अब जो ये वाला कैटेगराइजेशन है इसको हटा दिया गया है कि लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट वाला जो प्रूडेंशियल लिमिट्स हैं इसको हमने जो है वो इग्नोर करना है. एंड व्हाट वी आर डूइंग, हमने
टीयर 1 कैपिटल का 25% जो है वो रखना है सिंगल बोरोवर्स के लिए, और 40% जो है वो रखना है ग्रुप ऑफ बोरोवर्स के लिए। ठीक है, बस इतना आपको याद अगर है तो अगर कोई केस स्टडी आती है वहाँ पे आप ये लिमिट्स जो हैं याद रख सकते हैं, और ट्राई करना कि वहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कई बारी अभी भी हम जो क्वेश्चन देखते हैं उसमें नेट ओन फंड दिया होता है जो कि रॉन्ग है। फाइन, तो आपने स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आता है, उसमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि परसेंटेज ऑफ व्हाट। फाइन, तो जैसे परसेंटेज ऑफ ओन फंड होगा तो दैट विल बी रॉन्ग, बट परसेंटेज ऑफ टीयर 1 कैपिटल इज कंसिडर्ड। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग योर प्रूडेंशियल गाइडलाइंस और लिमिट्स फॉर द एनबीएफसीज। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज these limits are not applicable for the NBFC base layer. This is correct. किस किस पे applicable है? Middle and upper layer. The revised concentration limits shall be determined with the reference to the net owned fund. No, ये revised वाली जो है वो tier 1 capital से define किया हमने. The extant credit concentration limits prescribed for NBFCs separately for lending and investment shall be merged into a single exposure limit. This is correct. और उसकी लिमिट्स कौन सी हैं? 25% फॉर सिंगल बोरोवर एंड 40% फॉर द ग्रुप ऑफ बोरोवर्स. दिस इज राइट. So 1 and 3, that is option C, will be the right answer. So thank you everybody. This was it for this particular lecture. In the next video, we will start our last unit of your module D, that is unit number 32. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. And the channel's name is EduTab, JIIB. If you have any query or want to give any feedback to us, you can drop a mail at hello@edutab.co.in. Telephonically, this is the number where you can contact us. अब जैसा कि आपको पता है 31 यूनिट तक हमने कवर कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम 26 टिल 31 वी हैव कवर्ड. सो आपने क्या करना है, जितने भी वीडियोज़ हैं अगर तो आपने पहले देखी हुई हैं ये, देन वेल एंड गुड. आई एम एक्सपेक्टिंग कि नोट्स आपने बनाए होंगे. अगर नहीं देखी है तो गो एंड वॉच देम एंड मेक नोट्स एंड स्टार्ट रिवाइजिंग, बिकॉज हमारा एक मॉड्यूल खत्म होने वाला है, दैट इज़ मॉड्यूल डी. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब मॉड्यूल खत्म होगा तो आपकी एक रिवीजन भी साथ के साथ वो खत्म हो जाएगी. सो कीप रिवाइजिंग and try to solve MCQs based on whatever is being taught in each lecture.